बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 38 में आज। और इसमें मध्य भारत में जो बात चल रही थी, बहमनी साम्राज्य के 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें पहले भाग में मैंने बहमनी साम्राज्य पूरे शासक वगैरह बताए हैं, दूसरे भाग में शासक बचे हुए बताए हैं, तीसरे भाग में मैंने बहमनी के टूटने के बाद बीदर और बरार का बनना बताया है, और चौथे भाग में आज बात होनी है अहमदनगर का बनना और फाइनली अहमदनगर का मुगलिया सल्तनत में, मुगलिया बादशाहत में मिल जाना। ठीक है, तो इस तरीके से बात अपनी आगे चलेगी। तो अहमदनगर की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1490 में। अहमदनगर जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1490 एडी में। याद रखने का क्रम बहुत एम्फेसिस करता हूं मैं कि चीज़ों को आप याद रख लें। तो अहमदनगर में अहमदाबाद या अहमदनगर की स्पेलिंग ए और डी दोनों आता है, और ए स्टैंड्स फॉर 1, डी स्टैंड्स फॉर 4, आई स्टैंड्स फॉर 9 और 0 स्टैंड्स फॉर 0 लिख दीजिएगा। तो अदियो, अहमदनगर की स्थापना अहमद अदियो, ADIO अदियो, अहमद अदियो अहमद। तो 1490 इस तरीके से याद करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, यहां पर निजाम शाही वंश था। अहमदनगर में कौन सा वंश था दोस्तों? निजाम शाही वंश था। ठीक है, और शासकों का जो क्रम था दोस्तों वो था अबहू मुबुईच। ठीक है, ये पढ़ने का स्टाइल है अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है शासक, लेकिन शासकों का क्रम यदि आपको याद नहीं रहेगा तो शासकों के अंदर की चीज़ें याद नहीं रहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो ये शासकों का क्रम है। 7 शासक देखेंगे, इनफैक्ट 6 शासक देखेंगे, और फिर चांद बीबी लास्ट में देखेंगे, और वहीं पे फिर अहमदनगर समाप्त कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मुर्तज़ा निज़ाम शाह के लिए अपन मलिक अंबर की भी बात करेंगे। यहाँ पे तो एक पर्सनालिटी वो हो जाएगी, एक चांद बीबी के साथ मियाँ मंजू की बात करेंगे, और बाकी शासकों की जनरल बात करेंगे, और लास्ट में किस शासक के समय जो है मुगलिया बादशाहत में ये मिल जाता है अहमदनगर, इसकी बात करेंगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करना है अबहू में आ की बात करना है। अहमदनगर की स्थापना जो की है वो की है अहमद शाह निज़ामुल मुल्क। पहला शासक कौन हो गया? अबूहू मुबुईच में पहला शासक हो गया अहमद शाह निजामुल मुल्क। पहला शासक कौन हो गया दोस्तों? अहमद शाह निजामुल मुल्क। इसी ने स्थापना की है। इसके बचपन का नाम मलिक अहमद था, संस्थापक है अहमदनगर का। और बचपन का नाम इसका क्या है दोस्तों? बचपन का नाम है इसका मलिक अहमद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए, फिर भी बचपन का नाम है मलिक अहमद। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद ठीक है, तो कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि अहमद शाह निजामुल मुल्क जो है वो 1490 में अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित करता है। दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो घोषित कर राजा बनता है। कौन जी? अहमद शाह। 1490 में अहमदनगर को जो है वो सल्तनत से, बहमनी राज्य से स्वतंत्र घोषित कर वहां का राजा बनता है। ठीक है, फिर एक्चुअली सिचुएशन क्या थी कि जो महमूद गवा की मृत्यु हुई थी, मोहम्मद III के समय, अफाकियों ने कान भरे थे, दक्कनियों ने कान भरे थे जब, तो महमूद गवा की वास्तव में महमूद गवा की मृत्यु के पश्चात इसे वजीर बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इसे वजीर बनाया गया था। महमूद गवा की मृत्यु के बाद वजीर कौन बना था? ये अहमद शाह निजामुल मुल्क। तो वास्तव में महमूद गवा की मृत्यु के पश्चात इसे वजीर बनाया गया और निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई, और निजामुल मुल्क उपाधि दी गई। तो यह ध्यान में रखना है, महमूद गवा के बाद प्रधानमंत्री या वजीर कौन बना है? अहमद शाह निजामुल मुल्क। और इसने अपने आप को बहमनी से कब स्वतंत्र घोषित कर दिया? 1490 में।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब अहमदनगर की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो जुन्नौर थी। अहमदनगर की प्रारंभिक राजधानी थी जुन्नौर या जुन्नैर या जुन्नार, जो भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक राजधानी जो थी वो अहमदनगर की, वो कौन सी है? जुन्नार। लेकिन अहमद शाह निजामुल मुल्क ने राजधानी अहमदनगर की राजधानी अहमदनगर को ही बना दिया। अहमदनगर की राजधानी किसको बना दिया? अहमदनगर को ही बना दिया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। पहले आ के बारे में, अहमद शाह निजामुल मुल्क के बारे में, राजधानी जुन्नैर से कहां ट्रांसफर कर दी इसने? अहमदनगर में कर दी। अब दूसरा शासक है दोस्तों बुहू, ठीक है। तो बुरहान निजामुल मुल्क, बुरहान निजाम शाह, बू से मतलब बुरहान निजाम शाह, शासक नंबर 2 अहमदनगर में, ठीक है। अहमद शाह निजामुल मुल्क के बाद यह शासक बनता है और इसने अपना प्रधानमंत्री मुकम्मल खां दक्कनी को नियुक्त किया। इसने अपना पीएम, याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो परेशान नहीं होना है। इसने अपना पीएम जो है वो नियुक्त किया है मुकम्मल खां दक्कनी को। मुकम्मल खां दक्कनी, इसने अपना पीएम मुकम्मल खां दक्कनी को नियुक्त किया। याद हो जाए तो ठीक, परेशान नहीं होना है। कोशिश भर शासकों का क्रम पहले याद करिए और फिर उसके बाद उसके अंदर के फैक्ट्स याद करिए। हो जाए तो ठीक, नहीं तो बहुत ऐसे परेशान नहीं होना है इसके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मुकम्मल खां दक्कनी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और इसने निजाम शाह की उपाधि धारण की। निजाम शाह उपाधि धारण की इसने, निजाम शाह उपाधि धारण की। और इसीलिए यह वंश जो है अहमदनगर का वंश कौन सा कहलाया? निजाम शाही कहलाया। निजाम शाही किसके कारण कहलाया? दूसरे नंबर के शासक बुरहान निजाम शाह के कारण अहमदनगर में शासकों का वंश कौन सा कहलाया? निजाम शाही कहलाया, ठीक है। और यह निजाम शाही की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था जिसने ऐसा किया, उपाधि धारण की निजाम शाह की। क्लियर है? अब ये हो गया बुरहान निजाम शाह। तीसरे शासक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरा शासक कौन सा है? तीसरा शासक है दोस्तों हुसैन निजाम शाह। तो तीसरा शासक है हुसैन निजाम शाह, ठीक है। खूब कूल तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ते जाइए। आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है जिस पे अपनी जान लड़ा दी जाए, लेकिन बनना सारा चाहिए। किस्मत के भरोसे से ज़्यादा आप अपनी मेहनत के भरोसे पे एग्जाम में जाएं। तो हुसैन निजाम शाह तीसरा शासक है। 1562 में, इसके समय 1562 में एक घटना घटी। क्या हुआ कि हुसैन निजाम शाह पर 3 ओर से आक्रमण हो गया दोस्तों। एक तो राम राय, कहां के? विजयनगर, ठीक है। एक राम राय विजयनगर। दूसरा आक्रमण दोस्तों इस पे हो गया है बीजापुर का आदिल शाह का। बीजापुर के आदिल शाह का। नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, बोलता भी बहुत हूं मैं इसमें। बीजापुर के आदिल शाह का, ठीक है। और तीसरा हुआ है गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह का। गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह का। 3 ओर से आक्रमण झेलना पड़ा दोस्तों हुसैन निजाम शाह, जो कि अहमदनगर का तीसरे नंबर का शासक चर्चा कर रहे हैं अपन। तो हुसैन निजाम को 3 ओर से आक्रमण झेलना पड़ा। 3 ओर से आक्रमण झेलना पड़ा। बुरी तरीके से इसकी हार हो जाती है। और ध्यान देंगे ये सारा आक्रमण प्लान किसने किया था? प्लानर ये था। इसीलिए फिर राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में, तालीकोटा बन्नीहट्टी के युद्ध में रामराय की बुरी तरीके से पराजय होती, जब ये सारे साथ में मिल जाते हैं और बुरी तरीके से फिर विजयनगर साम्राज्य को लूटा जाता है 1565 में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में।
इसी 62 में जो ये घटना घटी ना, इसी का परिणाम है 65 का युद्ध, क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्लानर जो था वो राम राय था। तो राम राय से बिल्कुल खफा थे और ये लोग भी बाद में साथ में मिल जाते हैं यहीं पे, है ना, सिर्फ बरार को छोड़ के। क्लियर है? तो बीजापुर के आदिल शाह, रामरा और गोलकुंडा आपसे पूछेगा कि हुसैन निजाम शाह पे आक्रमण हुआ, वो उसमें कौन से शामिल थे? तो बीजापुर, विजयनगर और गोलकुंडा। ठीक है, बीबीजी गो। तो कौन कौन सा हो जाएगा? विजयनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, बीबीजी गो। छोटे छोटे ऐसे कोडिंग बना लिया करिए। ठीक है, तो 3 ओर से आक्रमण होता है, हुसैन निजाम शाह की हार होती है और राम राय और इसके साथियों द्वारा अहमदनगर को बुरी तरीके से लूटा जाता है। खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को बुरी तरीके से लूटा जाता है और फिर उसी का बदला लिया जाता है राम राय से बाद में। तो ध्यान देंगे, लूटपाट भी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी को बुरी तरीके से लूटा जाता है। इसी से आहत होकर, इसी हार से आहत होकर बाद में 1565 में राक्षसी तांगड़ी युद्ध के लिए हुसैन निजाम शाह जो है वो संघ बनाता है। हुसैन निजाम शाह संघ बनाता है किसके खिलाफ? राम राय के खिलाफ। राम राय के खिलाफ। आपको क्लियर है? 1562 का रिएक्शन क्या है? 1562 में यह घटना हुई है और 1565 में राक्षसी तांगड़ी विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा चुका हूं, बन्नी हट्टी या तालीकोटा का युद्ध हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। हुसैन निजाम शाह इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बीबीजी गो। ठीक है, अब चौथे शासक की बात करते हैं दोस्तों। चौथे शासक जो हैं वो हो जाएंगे मुर्तजा निजाम शाह। ये चौथे शासक कौन है दोस्तों? मुर्तजा निजाम शाह। मुर्तजा निजाम शाह इंपॉर्टेंट शासक है मुर्तजा निजाम शाह, क्योंकि इन्हीं के समय मलिक अंबर भी रहता है और इसी के समय मुगलों ने पहली बार विजयनगर पर अहमदनगर पर आक्रमण किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके समय ही पहली बार मुगलों ने, ये ध्यान देंगे, मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर आक्रमण किया, इंपॉर्टेंट है। मुगलों का आक्रमण अहमदनगर पर कब हुआ? सबसे पहले मा फॉर मा, ये माँ और ये माँ, तो मू फॉर मू। मुर्तजा के समय मुगल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ एक व्यक्ति और कौन जुड़ा था? मलिक अंबर। मलिक अंबर इसी के साथ जुड़ा था। यहीं पे मैं मलिक अंबर के बारे में आपको बता देता हूं कुछ। ठीक है, मलिक अंबर इसी के समय जुड़ा था। अब मलिक अंबर के बारे में पॉइंट्स ध्यान दे लीजिए जरा। मलिक अंबर जो है मूलतः अबिसीनियाई दास था। 3 दास पढ़ते हैं अपन, मलिक अंबर, मलिक सरवर और मलिक काफूर। मलिक काफूर पढ़ के आ चुके हैं अलाउद्दीन के समय। मलिक अंबर अभी पढ़े ले रहे हैं मुर्तजा निजाम शाह के समय अहमदनगर साम्राज्य में, और मलिक सरवर और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मूलतः अबिसीनिया कहां पे है दोस्तों? अबिसीनिया आदिस अबाबा किसकी कैपिटल है दोस्तों? इथियोपिया। अफ्रीकी देश है एक, इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। तो अबाबा से ही बना है अबिसीनिया का पठार भी बोलते हैं उसी एरिया पे जहां पे इथियोपिया देश स्थित है, वो पठारी इलाके में स्थित है, तो उसे अबिसीनिया का पठार भी बोलते हैं ज्योग्राफी में। तो मूलतः अबिसीनियाई दास था, यह प्रश्न आ चुका है। मलिक अंबर जो है वो अंबर, तो आ और बा दोनों आता है, आ और बा, तो आ और बा अबिसीनियाई दास था। अंबर अबिसीनियाई दास था। ठीक है, अपने दम पे ये अहमदनगर का वजीर बन गया। अहमदनगर का, सोचिए एक दास जो है वो वजीर बन रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी? अहमदनगर का वजीर बनता है, किसके समय बनता है? मुर्तजा निजाम शाह के समय बनता है। किसके समय अहमदनगर का वजीर बनता है? मुर्तजा निजाम शाह के समय। फिर ठीक है, और हालांकि इसके समय का शासक मुर्तजा निजाम शाह है, लेकिन पूरा का पूरा इसका कंट्रोल जो है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है? इसका कंट्रोल इसके पास होता है। मुर्तजा निजाम शाह का पूरा कंट्रोल किसके पास है? मलिक अंबर के साथ। ये सुस्त है,
मुर्तज़ा निजाम शाह, इसीलिए मुगलों का आक्रमण हो जाता है इस पे। ठीक है, फिर अहमद, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है मलिक अंबर जी, मलिक अंबर जी ने अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध पद्धति, ध्यान देंगे शिवाजी नहीं है छापामार युद्ध पद्धति के आविष्कारक, छापामार पद्धति का जो युद्ध है उसके आविष्कारक मलिक अंबर है। तो अहमदनगर को केंद्र बनाकर, मलिक अंबर के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन इस शासक के अंतर्गत, मुर्तज़ा निजाम शाह के अंतर्गत। तो अहमदनगर को केंद्र बनाकर अंबर ने छापामार युद्ध पद्धति का विकास किया। तो ध्यान देंगे छापामार युद्ध पद्धति का दूसरा नाम क्या है? गुरिल्ला वॉर, छिप कर वार करना और फिर छिप जाना, फिर निकलना, वार करके फिर छिप जाना। तो दुश्मन परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है दोस्तों। यही शिवाजी ने अपनाई थी। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है क्योंकि लोकल के लोग पहाड़ों का एरिया बहुत अच्छे से जानता है। जो बाहर का आदमी वहाँ लड़ने आता है उसको वो समझ में ही नहीं आता कहाँ से निकल के कौन मार देगा। ठीक है, तो छापामार युद्ध पद्धति का विकास किया, या छापामार युद्ध पद्धति का जनक किसको बोलेंगे? तो मलिक अंबर को। क्लियर है? फिर 1617 और 1621 में मलिक अंबर के बारे में अगला पॉइंट है 1617 और 1621। निश्चित तौर पे किसका समय है? अकबर के बेटे जहांगीर का। जहांगीर और जहांगीर के छोटे बेटे, जहांगीर का छोटा बेटा कौन था? खुर्रम। खुर्रम का बाद में नाम क्या पड़ा जी? शाहजहां। जहांगीर का बड़ा बेटा कौन सा था? खुसरो, जो जहांगीर के खिलाफ ही चलता था। ठीक है, तो 1617 और 1621 जहांगीर का छोटा बेटा जो है खुर्रम ने इसे 2 बार पराजित किया। 2 बार पराजित किया। किसे? मलिक अंबर को बोल लीजिए चाहे मुर्तज़ा निजाम शाह को बोल लीजिए, तो 2 बार पराजित किया। ठीक है, फिर इसी मलिक अंबर ने टोडरमल, जो अकबर का टोडरमल दहसाला बंदोबस्त था, तो टोडरमल के आधार पर दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। किसने की? मलिक अंबर ने। किसके समय है? मुर्तज़ा निजाम शाह के समय का वजीर है। तो टोडरमल के आधार पर ही, टोडरमल की दहसाला बंदोबस्त और दूसरे तरीकों के आधार पर ही इसने साउथ इंडिया में रैयत या राइथू, साउथ में आंध्र प्रदेश में ज्यादातर किसानों की योजना राइथू बंधु बोलते हैं, तो राइथू या रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसान जिसमें लगान के लिए जिम्मेदार होता है अंततः वही रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है। तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने वाला कौन है? मलिक अंबर। और किस पे आधारित है ये? अकबर के जो दीवान थे टोडरमल, उन पे आधारित है। तो एक बात ये ध्यान रखना। फिर भूमि को ठेके या इजारा पर देने की प्रथा समाप्त की है। मलिक अंबर ने भूमि का ठेका या इजारेदार होते हैं ना, इजारा पद्धति समाप्त की। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठेके पर दे देते हैं कि तुम जाओ जोतो बो, हमको साल में इतना गल्ला पहुंचा देना, और वही इजारेदारी प्रथा भी होती है, वही ठेकेदारी। इजारेदारी प्रथा ठेकेदारी प्रथा ही है। तो मलिक अंबर ने इस प्रथा को भी समाप्त किया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद अंततः 1600 मलिक अंबर के समय ही अंततः 1633 में जो ये खुर्रम या शाहजहां होता है, शाहजहां अहमदनगर को अंततः 1633 में शाहजहां जो होता है वो अहमदनगर को मुगल में मिला लेता है। मुगल सल्तनत में, या सल्तनत नहीं बोलूं मैं, मुगल बादशाहत में, मुगल सल्तनत में मिला लेता है। क्या क्लियर है दोस्तों? 1633 में जो अब शाहजहां आ जाता है, जिसका छोटे में नाम खुर्रम रहता है, ये अहमदनगर को मुगल में मिला लेता है। तो अहमदनगर मुगल में कब मिल गया? 1633 में। ठीक है, अभी अहमदनगर से जो पहले बरार मिल चुका था उसकी कहानी अभी बाकी है, चांद बीबी के समय। ठीक है, तो ये समझ में आया
मुर्तज़ा निज़ाम शाह और मुर्तज़ा निज़ाम शाह के साथ ही उनका वजीर मलिक अंबर और मलिक अंबर से संबंधित सारी चीज़ें, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये शासकों का क्रम भी याद कराता हूं मैं कि मुर्तज़ा निज़ाम शाह, पता तो चले कि इसके समय मलिक अंबर था, तभी तो आपके क्लियर कंसेप्ट होंगे। जब आपको फ्लो सही होगा, टाइमलाइन सही होगा, तब तो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए मुर्तज़ा निज़ाम शाह और उनके वजीर मलिक अंबर और उनकी छापेमार युद्ध पद्धति। टोडरमल के हिसाब से रैयतवाड़ी प्रथा का लगाया जाना, ठेकेदारी इजारेदारी प्रथा का ख़त्म किया जाना, ठीक है, और खुर्रम के साथ युद्ध। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट शासक की, बुरहान। नेक्स्ट शासक है बुरहान, मेरे ख्याल से 5वें नंबर के, 1 2 3 4 5 5वें नंबर के शासक हैं बुरहान। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह II ने इन पर आक्रमण किया। एक ही पॉइंट है इनका, बीजापुर सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह ने इन पर आक्रमण किया, इन पर आक्रमण किया। अकबर ने तो इन्हें बंदी तक बना लिया था, अकबर ने इन्हें बंदी बना लिया था। तो ध्यान देंगे अकबर ने किस अहमदनगर के शासक को बंदी बनाया, तो बुरहान को। तो अकबर ने इन्हें बंदी बनाया था। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, बीजापुर ये याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो अकबर ने बंदी बनाया था, ये जरूर याद रखना है आपको बुरहान के बारे में। मतलब आप देख पा रहे हैं, मुर्तज़ा निज़ाम शाह के समय मलिक अंबर प्रभावी हो गया था, बुरहान के समय आदिल शाह ने आक्रमण कर दिया, अकबर ने बंदी बना लिया। मतलब मुर्तज़ा के बाद के शासक जो हैं वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, और इन्हीं कमज़ोर होते हुए शासकों के कारण जो है चांद बीबी जो है वो उसका यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप होने लगेगा। यहाँ की बेटी थी, अहमदनगर की बेटी थी वो, ठीक है, बीजापुर में उसकी शादी हुई थी, तो अहमदनगर की बेटी थी, तो अहमदनगर में उसकी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगती हैं, है ना। और अहमदनगर के जो अमीर होते हैं वो बोलते हैं कि अब जो शासक आ रहे हैं ये निर्बल शासक हैं, तो क्यों ना नए लोगों को अहमदनगर की कमान सौंपी जाए, ठीक है। तो इसी में आगे देखते हैं बुरहान के आगे। बुरहान में बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको अकबर ने बंदी बनाया था, अर्थात शासक जो हैं निर्बल हो चुके थे। और बुरहान ए मासिर, एक चीज और है, बुरहान के समय बुरहान ए मासिर ग्रंथ की रचना हुई, ग्रंथ की रचना हुई। नाम से ही समझ में आ जाएगा, बुरहान ए मासिर नामक ग्रंथ की रचना हुई, ठीक है। अब बुरहान के बाद एक शासक और बचते हैं, ई से मतलब है, ये ई है, ई से मतलब है इब्राहिम शाह या इब्राहिम, ठीक है। तो इधर बुरहान की मृत्यु के बाद इब्राहिम ने केवल 4 माह शासन किया, है ना। बुरहान की मृत्यु के बाद इब्राहिम ने केवल 4 माह शासन किया, 4 माह शासन किया। अहमदनगर की स्थिति अराजक हो जाती है, अराजक हो चली है, ठीक है। तो ये हो गई है। अब इसी बीच जब इब्राहिम आता है, बुरहान मरता है और इब्राहिम आता है, इसी बीच क्या होता है कि चांद बीबी, चा से मतलब चांद बीबी, चा से मतलब चांद बीबी के बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है अहमदनगर में, चांद बीबी। चांद बीबी या चांद खातून या चांद सुल्ताना, चांद खातून या चांद सुल्ताना, इनके अलग अलग नाम हैं तीनों। ये जो है ये अहमदनगर की बिटिया थी, अहमदनगर की बिटिया थी। और विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह इनका हुआ था बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से। विवाह जो है वो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से हुआ था, अली आदिल शाह। अब होता क्या है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो अहमदनगर की बिटिया चांद बीबी का विवाह होता है बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से। अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाने के कारण, असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण चांद बीबी अहमदनगर वापस लौट आती है। चांद बीबी अहमदनगर वापस लौट आती है बीजापुर से और अहमदनगर की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर देती है। और इसी बीच 4 माह के लिए कौन आ जाता है? इब्राहिम शासन के लिए आ जाता है, बता चुका हूं। लेकिन इब्राहिम, चांद बीबी, मुर्तजा निजाम शाह, बुरहान, ये इतने कमजोर शासक होते हैं कि जो अमीरी वर्ग और दक्कनी वर्ग होता है, ठीक है ना, लगातार जो आक्रमण हो रहे हैं अहमदनगर पर मुगलों के और सारे लोगों के, इस आक्रमण से जो अमीर वर्ग होता है, अहमदनगर का जो अमीर वर्ग है, दक्कनी वर्ग है, ये क्या बोलने लगता है? ये बोलने लगता है कि शासक जो है वो निर्बल हैं, शासक निर्बल हैं, तो क्यों ना अहमदनगर की कमान ठोस हाथों में दी जाए, ठोस हाथों में दी जाए। ठीक है, तो ये बात चलने लगती है कि यार शासक निर्बल है, अहमदनगर को बचाए रखना है, तो किसी अच्छे गुट को, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को अहमदनगर की कमान दी जाए। 4 ग्रुप इसके लिए दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। अहमदनगर को चलाने के लिए 4 ग्रुप दावेदारी करते हैं, 4 ग्रुप दावेदार, जिसमें से 2 ग्रुप बहुत फेमस है। एक मियां मंझू का ग्रुप, मियां मंझू, और दूसरा चांद बीबी का ग्रुप। 4 में से 2 अपने को ध्यान में रखना है, मियां मंझू और चांद बीबी। और इन दोनों ग्रुपों में अहमदनगर पर शासन करने को लेकर लड़ाई होने लगती है। मियां मंझू और चांद बीबी में लड़ाई होने लगती है, ठीक है। और मियां मंझू जो है वो अकबर से मदद मांग लेता है, अकबर से मदद मांगता है। अकबर अपने बेटे जो है शाह मुराद को मदद के लिए भेजता है। मालवा में मियां मंझू की सेना और शाह मुराद की सेना मिल जाती है, शाह मुराद की सेना मिल जाती है, और ये संयुक्त सेना जो है ये चांद बीबी को हरा देती है, चांद बीबी की हार हो जाती है। क्या आपको समझ में आया है? बहुत शॉर्ट में और जल्दी बताया है मैंने कि जब अमीरी वर्ग और दक्कनी वर्ग अहमदनगर का ये सोचने लगता है कि यार शासक निर्बल आ रहे हैं तो अहमदनगर का क्या होगा, तो अहमदनगर को बचाने के लिए वो लोगों से दावेदारी मांगते हैं कि कौन शासन कर सकता है। 4 ग्रुप दावेदार होते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख, एक मियां मंझू का ग्रुप होता है और एक चांद बीबी का ग्रुप होता है। अब इन दोनों में लड़ाई है अहमदनगर के शासन को लेके। तो मियां मंझू होशियार रहता है, ये अकबर से मदद मांगता है। अकबर अपना बेटा जो है वो शाह मुराद इसके साथ भेजता है। शाह मुराद मालवा में इसकी सेना से मिल जाता है, मियां मंझू और शाह मुराद की सेना मिल जाती है और दोनों पराजित कर देते हैं मिलके चांद बीबी को। ठीक है, इस बार एमपीपीएससी मेंस में आया है। ठीक है, 1595 में ये चांद बीबी की हार होती है, 1595 में चांद बीबी की हार, चांद बीबी की हार। हालांकि 1633 में अहमदनगर शाहजहां के समय मुगल में मिला लिया जाता है। 1595 में चांद बीबी की हार होती है और चांद बीबी को यहां पे ये ध्यान में रखना है, चांद बीबी को यहां पे जो है बरार भी मुगलों को देना पड़ता है। चांद बीबी को बरार मुगलों को देना पड़ता है, बरार मुगलों को देना पड़ता है। सी अहमदनगर तो जा ही रहा है, साथ में बरार भी मुगलों को देना पड़ता है चांद बीबी को। ठीक है, चांद बीबी हार के बरार किसको दे देती है? मुगलों को दे देती है। और अंत में चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही लोग कर देते हैं। फाइनली चांद बीबी की हत्या षड्यंत्र के द्वारा उसके अपने ही लोग कर देते हैं और इस तरीके से अहमदाबाद का पूरा पतन हो जाता है। अहमदाबाद नहीं, अहमदनगर का पतन हो जाता है। जहां जहां मैंने धोखे से अहमदाबाद बोल दिया हो माफ करें मुझे उसके लिए। सारा ये अहमदनगर का था। महाराष्ट्र में पहले राजधानी जो ना थी, बाद में अहमदनगर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अहमदनगर होता है। 1595 में बरार दिया, 1633 में पूरा अहमदनगर जो है वो शाहजहां के समय मुगलिया सल्तनत में मिल जाता है और 1490 में अहमदनगर की स्थापना होती है। कैसे याद रखा? ADI अहमदनगर, अदियो। ठीक है, और शासकों का क्रम क्या है? अबहू मुबुइच,
मुंबई होता है ना, मुंबई, मुंबईच। तो अबहू जाऊंगा मुंबईच, अबहू मतलब अभी जाऊंगा मुंबईच, मुंबईच। अबहू जाऊंगा, अभी ही जाऊंगा मुंबईच। ठीक है, तो कोशिश करिए, लड़ाई करिए उससे, फाइट करिए, लड़ेंगे, सीना अड़ाएंगे अपना, तब जाके चीज़ें याद होंगी और सक्सेस पाएंगे। ठीक है, कल बहमनी साम्राज्य का भाग 5 होगा, जिसमें बात करनी है अपने को गोलकुंडा और बीजापुर की, और इस तरीके से बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का टूटना, 5 प्रांतों का बनना और पांचों के पांचों का मुगलिया सल्तनत में मिल जाना, ये सारा भाग अपन कवर करेंगे विशेष तौर पे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रांत पे आएंगे, छोटे छोटे प्रांत चल रहे हैं, जौनपुर वगैरह की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, खानदेश की बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, स्नेह बरसाते रहिए, उत्साह बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।